इमर्जिंग ट्रेंड्स, उभरती प्रवृत्तियों का परिचय। कंप्यूटर काफ़ी समय से आसपास है। हर गुजरते दिन के साथ नई प्रौद्योगिकियां और पहल सामने आती हैं। मौजूदा तकनीकों को समझने और अपने आसपास के विकास के बारे में बेहतर दृष्टिकोण रखने के लिए हमें उभरती हुई प्रवृत्तियों पर नज़र रखनी चाहिए। लगभग हर दिन कई नई प्रौद्योगिकियां पेश की जाती हैं। इनमें से कुछ सफल नहीं होते और समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। इनमें से कुछ नई प्रौद्योगिकियां समय के साथ समृद्ध और बनी रहती हैं, उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती हैं। उभरते हुए रुझान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं जो लोकप्रियता हासिल करती हैं और उपयोगकर्ताओं के बीच एक नया चलन स्थापित करती हैं। इस अध्याय में हम कुछ उभरते हुए रुझानों के बारे में जानेंगे जो डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल समाजों में बातचीत पर भविष्य में एक बड़ा प्रभाव डालेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई। क्या आपने कभी सोचा है कि आप स्मार्टफोन में मैप्स, ट्रैफिक की भीड़ जैसे रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करके आपको अपने गंतव्य तक सबसे तेज मार्ग पर ले जाने के लिए कैसे मार्गदर्शन करते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट पर फोटो अपलोड करने पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोटो में आपके दोस्तों को पहचान लिया गया और उन्हें टैग कर दिया गया? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अनुप्रयोग के कुछ उदाहरण हैं। सिरी, गूगल नाउ, कॉर्टाना, एलेक्सा जैसे बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तित्व सहायक सभी एआई द्वारा संचालित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंसानों की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को मशीनों में बदलने का प्रयास करता है जिससे वे बुद्धिमानी से व्यवहार करते हैं। एक बुद्धिमान मशीन से मनुष्यों के कुछ संज्ञानात्मक कार्यों जैसे सीखने, निर्णय लेने और समस्या समाधान की नकल करने की अपेक्षा की जाती है। मशीनों की न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य करने के लिए उन्हें ज्ञान का आधार बनाने और उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। एआई सिस्टम नए निर्णय लेने के लिए पिछले अनुभवों या परिणामों से भी सीख सकता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी सर्च इंजन का प्रेडिक्ट टाइपिंग फीचर जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करता है, और स्पेल चेकिंग फीचर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के उदाहरण हैं। ये मानव और कंप्यूटर के बीच मानव बोली जाने वाली भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि का प्रयोग करने से संबंधित है। वास्तव में वेब पर खोज करना या हमारी आवाज़ का उपयोग करके हमारे उपकरणों को संचालित या नियंत्रित करना संभव है। यह सब एनएलपी ने संभव किया है। एक एनएलपी सिस्टम टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण कर सकता है, जैसे कि चित्र 2.1 में दर्शाया गया है। मशीनी अनुवाद एक तेजी से विलय करने वाला क्षेत्र है जहां मशीन उचित मात्रा में शुद्धता के साथ एक भाषा से दूसरी भाषा में ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम है। एक अन्य उभरता हुआ अनुप्रयोग क्षेत्र स्वचालित ग्राहक सेवा है, जहां एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ग्राहकों के साथ उनके प्रश्नों या शिकायतों की सेवा के लिए बातचीत कर सकता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस 3 डायमेंशनल 3D वीडियोग्राफी से सिनेमाघरों में फिल्म देखने का मजा एक नए स्तर तक पहुंच गया है। प्लेयर को इमर्सिव अनुभव प्रदान करने के लिए वीडियो गेम भी विकसित किए जा रहे हैं। इमर्सिव अनुभव हमें अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करके कल्पना करने, महसूस करने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। यह हमारी बातचीत और भागीदारी को बढ़ाता है, जिससे वे अधिक यथार्थवादी और आकर्षक बनते हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में इमर्सिव अनुभवों का उपयोग किया जाता है, जैसे ड्राइविंग सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर इत्यादि। आभासी वास्तविकता और संदिग्ध वास्तविकता का प्रयोग करके इमर्सिव अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। आभासी वास्तविकता
हम अपनी वास्तविकता में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारी इंद्रियों के माध्यम से माना जाता है, जिससे देव आया कि यदि हम अपनी इंद्रियों को घड़ी हुई या अवास्तविकता की जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं तो वास्तविकता की हमारी धारणा भी उसके जवाब में बदल जाएगी। आभासी वास्तविकता वीआर एक त्रि-आयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुकरण करती है। उपयोगकर्ता वस्तुओं और उपयोगकर्ताओं के अन्य कार्यों के साथ बातचीत करते हुए उसमें डूबे हुए उस वातावरण के साथ बातचीत कर सकता है और उसका पता लगा सकता है। फिलहाल में इसे वीआर हेडसेट्स की मदद से हासिल किया जाता है। वीआर के अनुभवों को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए यह ध्वनि, गंध, गति, तापमान इत्यादि जैसे अन्य संवेदी सूचनाओं को बढ़ावा देती है। यह एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है जो गेमिंग, सैन्य प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रक्रियाओं में इसके अनुप्रयोगों को पाया गया है। मनोरंजन, सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग उन अन्य क्षेत्रों में जहां बेहतर समझ और सीखने के लिए अनुकरण की आवश्यकता होती है। आभासी वास्तविकता के विपरीत संवर्धित वास्तविकता कुछ ही नया नहीं बनाती है, यह अतिरिक्त जानकारी के माध्यम से अंतर्निहित भौतिक दुनिया की धारणा को बदल देती है या बढ़ाती है। बी. संवर्धित वास्तविकता मौजूद भौतिक परिवेश एक कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी के सुपर इम्पोजिशन को ऑगमेंटेड रियलिटी कहा जाता है। यह डिजिटल दुनिया के घटकों को भौतिक दुनिया में जोड़ता है, साथ ही संबंधित स्पर्श और अन्य संवेदी आवश्यकताओं के साथ, जिससे पर्यावरण को इंटरैक्टिव और डिजिटल रूप से जोड़ तोड़ कर करने योग्य बनाता है। उपयोगकर्ता अपने वर्तमान स्थान के संदर्भ में निकटतम स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उपयोगकर्ता समीक्षाओं के आधार पर चयन कर सकते हैं। स्थान आधारित AR ऐप की सहायता से यात्री अपने कैमरे में दृश्य को चित्र में समझाए या दर्शाए गए विषयों पर इंगित करके ऐतिहासिक स्थानों की वास्तविकता समय की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। स्थान आधारित AR ऐप्स के प्रमुख रूप हैं रोबोटिक्स। रोबोट मूल रूप से एक मशीन है जो सटीकता के साथ एक या अधिक कार्यों को स्वचालित रूप से करने में सक्षम है। डी. परिशुद्धता अन्य मशीनों के विपरीत एक रोबोट प्रोग्राम करने योग्य होता है, जिसका अर्थ है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पालन कर सकता है। रोबोट को शुरू में दोहराए जाने वाले औद्योगिक कार्यों को करने के लिए अवधारणाबद्ध किया गया है, जो मनुष्यों के लिए उबाऊ या तनावपूर्ण है या श्रम प्रदान है। सेंस रोबोट के प्रमुख घटकों में से एक है। रोबोट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहिएदार रोबोट, लेग्ड रोबोट, मैनिपुलेटर और ह्यूमनोडाइट। इंसानों में मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनोडाइट्स कहा जाता है। उद्योग, चिकित्सा विज्ञान और बायोनिक्स विज्ञान अनुसंधान, सैन्य आदि में रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ उदाहरण हैं नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर MIR मिशन मंगल ग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिए एक रोबोटिक अंतरिक्ष मिशन है। सोफिया एक ह्यूमनोडाइट एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजुअल डेटा प्रोसेसिंग चेहरे की पहचान का उपयोग करती है और मानवीय हाव भावों और चेहरे के भावों की नकल भी करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ड्रोन एक मानव रहित विमान है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या अपने एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर नियंत्रित उड़ान योजना के माध्यम से स्वायत्त रूप से उड़ सकता है। ऑन बोर्ड सेंसर और GPS के संयोजन के साथ काम कर रहा है। कानून के अलावा पत्रकारिता, फिल्मांकन और हवाई फोटोग्राफी, कम दूरी पर शिपिंग या डिलीवरी
आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव अभियान, स्वास्थ्य देखभाल, भौगोलिक मानचित्रण और संरचनात्मक सुरक्षा निरीक्षण, कृषि, वन्यजीव निगरानी या शिकार जैसे कई क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। प्रवर्तन और सीमा पर गश्त सोचने और प्रतिबंब करने का क्या एक ड्रोन प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मददगार हो सकते हैं। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी एक अंतः विषय शाखा है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान के अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है। रोबोटिक्स मुख्य रूप से रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और अनुप्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक, डेटा विश्लेषिकी। डेटा एनालिटिक्स विशेष सिस्टम और सॉफ्टवेयर की सहायता से डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया है ताकि उनमें मौजूद जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके। डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों द्वारा तकनीक दिन ब दिन लोकप्रिय होती जा रही है। उनका उपयोग वाणिज्य उद्योगों में सक्षम बनाना जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोधकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक मॉडल, सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को सत्यापित या अस्वीकृत करना उपयोगी हो सकता है। पांडा प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन का एक पुस्तकालय है जिसका उपयोग डाटा विश्लेषण को अधिक सरल बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। कंप्यूटर नेटवर्क शब्द जिसका हम आमतौर पर उपयोग करते हैं वह कंप्यूटर का नेटवर्क है। इस तरह के नेटवर्क में एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर या पोर्टेबल डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच आदि होते हैं जो तार या वायरलेस के माध्यम से जुड़े होते हैं। हम इन उपकरणों के बीच में इंटरनेट या लैन का प्रयोग करके संचार कर सकते हैं। अब सोचिए अगर हमारे बल्ब, पंखे, रेफ्रिजरेटर भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं तो क्या होगा। वे एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करेंगे और वे क्या संवाद करेंगे। उन लाभों और कार्यों के बारे में सोचें जिन्हें पूरा किया जा सकता है यदि स्मार्ट कनेक्टिविटी सुविधाओं वाले ये सभी उपकरण आपस में संवाद करने में सक्षम हैं और हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन का उपयोग करके उनके साथ संवाद करने में भी सक्षम हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट या एक्सचेंज डेटा करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वर्तमान में एक सामान्य घर में कई उपकरणों में उन्नत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। इन उपकरणों का उपयोग एक दूसरे से अलगाव में किया जाता है। परिचालन दिशाओं और इनपुट डेटा के लिए अधिकतम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। IoT इन उपकरणों को सहयोग में काम करने के लिए एक साथ लाता है और चीज़ों को एक बुद्धिमानी नेटवर्क बनाने में एक दूसरे की सहायता करता है। उदाहरण के लिए यदि एक माइक्रोवेव ओवन, एक एयर कंडीशनर, डोर लॉक, CCTV कैमरा या ऐसे अन्य उपकरण इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सक्षम हैं तो हम अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए उन्हें एक्सचेंज या भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। वेब ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें स्मार्टफोन या कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। इस प्रकार एक व्यक्तिगत नेटवर्क बनाता है लेकिन विभिन्न उपकरणों के n नंबर के साथ बातचीत करने के लिए हमें n विभिन्न ऐप्स इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। क्या सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए एक इंटरफेस होना सुविधाजनक नहीं होगा। वेब पहले से ही एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है तो क्या वेब इस तरह उपयोग करना संभव होगा कि चीज़ें एक दूसरे के साथ एकीकृत करके सबसे कुशल तरीके से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। वेब ऑफ थिंग्स WOT वेब पर मानव पहचान के अलावा भौतिक दुनिया में कुछ भी जोड़ने के लिए वेब सेवाओं की उपयोगिता की अनुमति देता है। यह स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी आदि बनाने के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है। सेंसर,
क्या होता है जब आप अपने मोबाइल को लंबवत या क्षैतिज रूप से पकड़ते हैं? जिस तरह से हम अपने मोबाइल को पकड़ते हैं उससे संबंध में डिस्प्ले वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पर भी हैंग होता है। यह दो सेंसर की मदद से संभव है, अर्थात एक्सीलरोमीटर और जायरोस्कोप। जायरो मोबाइल फ़ोन में एक्सीलरोमीटर सेंसर फ़ोन में ओरिएंटेशन का पता लगाता है। जायरोस्कोप सेंसर आपके हाथ में घुमाव या मोड़ को ट्रैक करते हैं और एक्सीलरोमीटर द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी जोड़ते हैं। सेंसर का उपयोग आमतौर पर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में तत्वों की निगरानी और अवलोकन के लिए किया जाता है। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का विकास आईओटी के विकास में बड़े पैमाने के पर योगदान दे रहा है। यह नए सेंसर आधारित इंटेलिजेंस सिस्टम के पुनर्मूल्यांकन की ओर ले जा रहे हैं। एक स्मार्ट सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो भौतिक वातावरण से इनपुट लेता है और विशेष इनपुट का पता लगाने पर पूर्व निर्धारित कार्यों को करने के लिए अंतर्निहित कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करता है और फिर इसे पास करने में पहले डाटा से को संसाधित करता है। पर स्मार्ट सिटी तेजी से शहरीकरण के साथ हमारे शहरों पर भार दिन ब दिन बढ़ रहा है और समग्र शहर के अलावा भूमि, जल, अपशिष्ट, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, यातायात की भीड़, सार्वजनिक सुरक्षा जैसे संसाधनों के प्रबंधन में चुनौतियां हैं। सड़क, रेल, पुल, बिजली, सबवे, आपदा प्रबंधन, बंदरगाह सुविधाओं आदि सहित बुनियादी ढांचे हैं। ये चुनौतियां दुनिया भर के कई शहर योजनाकारों को उन्हें प्रबंधित करने और शहरों को टिकाऊ और रहने योग्य बनाने के लिए बेहतर तरीके तलाशने के लिए मजबूर कर रही हैं। एक स्मार्ट शहर का विचार, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और वितरित करने के लिए लॉट वॉट के साथ कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। यहाँ दिखाई गई स्मार्ट बिल्डिंग भूकंप के झटके का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करती है और फिर आसपास की इमारतों की चेतावनी देती है ताकि वे खुद उसे उसके अनुसार तैयार कर सकें। स्मार्ट ब्रिज किसी भी ढीले बोल्ट, केबल धार या दरार का पता लगाने के लिए वायरलेस सेंसर का उपयोग करता है। यह संबंधित अधिकारियों को एसएमएस के लिए जरिए अलर्ट करता है। सुरंग में किसी भी रिसाव या भीड़ का पता लगाने के लिए स्मार्ट सुरंग वायरलेस सेंसर का भी प्रयोग करती है। आगे के विश्लेषण के लिए इस जानकारी को सेंसर नोड्स के नेटवर्क में वायरलेस सिग्नल के रूप में एक केंद्रीकृत कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। शहर में जीवन का हर क्षेत्र, जो परिवहन प्रणाली, बिजली संयंत्र, जल आपूर्ति नेटवर्क, अपशिष्ट प्रबंधन, कानूनी प्रवर्तन, सूचना प्रणाली, स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल और अन्य सामुदायिक सेवाएं शहर के संचालन और सेवाओं की दक्षता को अनुकूलित करने के लिए एकजुट होकर काम करती है। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उभरती हुई प्रवृत्ति है, जहां किसी भी स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करने वाले किसी भी स्थान पर वायरलेस एक्सेसिबिलिटी के मामले में कंप्यूटर आधारित सेवाएं इंटरनेट या क्लाउड पर वितरित की जा सकती हैं। सेवाओं में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर, डेटाबेस, स्टोरेज आदि शामिल हैं। ये संसाधन क्लाउड सेवा प्रदाता नामक कंपनी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और आमतौर पर भुगतान प्रति उपयोग के आधार पर शुल्क लेते हैं। जैसे हम बिजली के उपयोग के लिए भुगतान करते हैं, हम इंटरनेट पर बैकअप के रूप में अपने चित्रों और फाइलों को संग्रहित करते हैं, समय क्लाउड सेवाओं का उपयोग करते हैं या इंटरनेट पर एक वेबसाइट होस्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एक उपयोगकर्ता एक बड़े एप्लीकेशन चला सकता है या अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर आवश्यक भंडारण या प्रसंस्करण शक्ति के बिना बड़े पैमाने पर डेटा को संसाधित करता है।
जब तक कि वे इंटरनेट से जुड़े हों। अन्य कई विशेषताओं के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग लागत प्रभावी ऑन डिमांड संसाधन प्रदान करता है। एक उपयोगकर्ता बहुत ही उचित कीमत पर क्लाउड को आवश्यकता आधारित संसाधन का लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट, क्लाउड सेवाएं। क्लाउड को समझने का एक बेहतर तरीका यह है कि हर चीज को एक सेवा के रूप में व्याख्यायित किया जाए। एक सेवा क्लाउड द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सुविधाओं में मेल खाती है। क्लाउड के माध्यम से वितरित विभिन्न कंप्यूटिंग सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए 3 मानक मॉडल हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह एक सेवा के रूप में अवसंरचना IaaS के सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म PaaS और एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर SaaS है। एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा IaaS प्रदाता विभिन्न प्रकार के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश कर सकते हैं, जैसे सर्वर, वर्चुअल मशीन, VM, स्टोरेज और बैकअप सुविधा, नेटवर्क घटक, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। क्लाउड के IaaS का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने, तैनात करने और निष्पादित करने के लिए दूरस्थ स्थान पर स्थित हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकता है। वे मांग के आधार पर हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर और आउटसोर्स कर सकते हैं और उपयोग के अनुसार भुगतान कर सकते हैं, जिससे वे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और अन्य बुनियादी ढांचों की लागत के साथ साथ स्थापना, रखरखाव और सुरक्षा की लागत को बचा सकते हैं। बी, एक सेवा के रूप में मंच PaaS। इस सेवा के माध्यम से उपयोगकर्ता इंटरनेट बुनियादी ढांचे और उनके सेटअप के बारे में चिंता किए बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर निष्पादित कर सकता है। यदि यही है पास सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित करने, परीक्षण करने और वितरित करने के लिए एक मंच या वातावरण प्रदान करता है। मान लीजिए कि हम MySQL और पाइथन का उपयोग करके एक वेब एप्लीकेशन विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन चलाने के लिए हम क्लाउड से पूर्व कॉन्फ़िगर किए गए अपाचे सर्वर का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें MySQL और पाइथन को फिर से इंस्टॉल किया गया। इस प्रकार हमें क्लाउड में MySQL और पाइथन को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, न कि हमें वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। पास में उपयोगकर्ताओं का परिनियोजन एप्लीकेशन और उसे कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यह अंतर्निहित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को खरीदने पर प्रतिबंधित करने की जटिलता को कम करते हुए बहुत कम लागत पर डेवलपर्स के लिए एक परिनियोजन वातावरण प्रदान करता है। सी, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर SaaS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ऑन डिमांड एक्सेस प्रदान करता है। आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा लाइसेंस या सदस्यता की आवश्यकता होती है। किसी दस्तावेज को ऑनलाइन संपादित करने के लिए गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स आदि का उपयोग करते समय हम क्लाउड के SaaS का उपयोग करते हैं। जब हम आवश्यकता सॉफ्टवेयर पहुंच योग्य है, तब तक उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की स्थापना या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चिंतित नहीं है। पास की तरह उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स तक पहुंचाने में प्रदान की जाती है, जिसका वे वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। उपयुक्त सभी मानक सेवा मॉडल में उपयोगकर्ता ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है और आमतौर पर चार्ज किया जाता है उपयोग के अनुसार। इस प्रकार एक नए या विकसित संगठन के लिए एक बड़े निवेश की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल GI क्लाउड शुरू किया है, जिससे मेघराज
https://cloud.government.in नामक दिया गया है। नेक्स्ट, ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड भौगोलिक रूप में बिखरे हुए और विषम कंप्यूटेशनल संसाधनों का एक कंप्यूटर नेटवर्क है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्लाउड के विपरीत, जिसका प्राथमिक ध्यान सेवा प्रदान करना है, एक ग्रिड अधिक एप्लीकेशन विशिष्ट है और एक आभासी सुपर कंप्यूटर की भावना पैदा करता है। सोचो और प्रतिबिंबित करो, कुछ कैसे कर सकते हैं। इस अध्याय में चर्चा की गई उभरती प्रवृत्तियों को विकलांग लोगों के लिए सहायक उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक विशाल प्रसंस्करण शक्ति और भंडारण के साथ घटक संसाधनों को नोड्स कहा जाता है। ये विभिन्न नोड अस्थायी रूप से एक बड़े कार्य को हल करने, एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने के साथ आते हैं। आजकल हाथ से पकड़े जाने वाले मोबाइल उपकरणों के लेकर पर्सनल कंप्यूटर और वर्कस्टेशन तक अनगिनत कंप्यूटेशनल नोड्स लोकल एरिया नेटवर्क लेन या इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इसलिए स्मृति के साथ साथ प्रसंस्करण शक्ति जैसे संसाधन का पुनः उपयोग या उपयोग करना आर्थिक रूप से व्यवहारक है। ग्रिड वास्तव में महंगा हार्डवेयर खरीदे बिना कंप्यूटेशनल रूप से गहन वैज्ञानिक और अनुसंधान समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करता है। ग्रिड दो प्रकार का हो सकता है। डेटा ग्रिड, जिसका उपयोग आवश्यक बहु उपयोगकर्ताओं पहुंच वाले बड़े और वितरित डेटा को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, और दूसरा सीपीयू या प्रोसेसर ग्रिड, जहां प्रसंस्करण को एक पीसी से दूसरे में आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित किया जाता है। ये बड़े कार्य को उप टास्क में विभाजित किया जाता है और समानांतर प्रसंस्करण के लिए विभिन्न नोड्स को आवंटित किया जाता है। ग्रिड कंप्यूटिंग IaaS क्लाउड सेवा से अलग है। IaaS क्लाउड सेवा में मामले में एक सेवा प्रदाता है जो उपयोगकर्ताओं को आवश्यकता बुनियादी ढांचे किराए पर देता है, जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग में कई कंप्यूटिंग नोड्स एक आम विवादास्पद समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। एक ग्रिड स्थापित करने के लिए डेटा के साथ साथ सीपीयू के संदर्भ में कई नोड्स को जोड़कर वितरित प्रोसेसर आर्किटेक्चर को लागू करने के लिए एक मिडलवेयर की आवश्यकता होती है। ग्लोब टूलकिट http://toolkit.globus.org/toolkit एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूलकिट है जिसका उपयोग ग्रिड बनाने के लिए किया जाता है, और यह ओपन सोर्स के रूप में है, जिसमें सुरक्षा, संसाधन प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, संचार, गलती का पता लगाने के लिए आदि सॉफ्टवेयर शामिल हैं। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन। परंपरागत रूप से हम एक केंद्रीकृत डेटाबेस में डेटा संग्रहित करके डिजिटल लेन देन करते हैं और किए गए लेन देन डेटाबेस पर एक एक करके अपडेट किए जाते हैं। यह है कि टिकट बुकिंग वेबसाइट या बैंक कैसे काम करता है। हालांकि चूंकि सभी डेटा एक केंद्रीय स्थान पर संग्रहित होते हैं, इसलिए डेटा के हैक होने या खो जाने की संभावना होती है। ब्लॉकचेन तकनीकी विकेंद्रीकृत और साझा डेटाबेस की अवधारणा पर काम करती है, जहां प्रत्येक कंप्यूटर में डेटाबेस की एक प्रति होती है। एक ब्लॉक को डेटा या वैध लेन देन का एक सुरक्षित हिस्सा माना जा सकता है। प्रत्येक ब्लॉक में कुछ डेटा होता है जिसे उसका हेडर कहा जाता है। ब्लॉक के निजी डेटा तक पहुंच होती है। इस तरह ब्लॉक एक श्रृंखला बनाते हैं जिसमें ब्लॉकचेन कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हम ब्लॉकचेन को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कनेक्टेड कंप्यूटरों के समूहों को एकल, अद्यतन और सुरक्षित लेजर बनाए रखने की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन में भाग लेने वाले प्रत्येक कंप्यूटर या नोड को डेटाबेस की पूरी प्रति प्राप्त होती है। यह एक एपेंडिंग ओनली ओपन लेजर रखता है जिसे नेटवर्क के सभी नोड्स द्वारा लेन देन को प्रमाणित करने के लिए अपडेट किया जाता है। लेन देन की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है क्योंकि नेटवर्क के सभी सदस्य ब्लॉकचेन की एक प्रति रखते हैं और इसलिए नेटवर्क की एक सदस्य
के लिए परिवर्तित करना या डेटा बदलना संभव नहीं है। ब्लॉकचेन तकनीकी का सबसे लोकप्रिय उपयोग डिजिटल मुद्रा में है। हालांकि खुलेपन या सुरक्षा के साथ इसे विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण ब्लॉकचेन को व्यापार के साथ साथ शासन प्रणालियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तरीकों में से एक रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के बीच बेहतर डेटा साझा करने में सटीक निदान, अधिक प्रभावी उपचार और लागत प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा संगठनों की समग्र क्षमता में वृद्धि की संभावना अधिक होगी। भूमि के स्वामित्व के दावों और अतिक्रमणों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न विवादों में बचने के लिए भूमि पंजीकरण रिकॉर्ड के लिए एक संभावित आवेदन हो सकता है। एक ब्लॉकचेन आधारित मतदान प्रणाली वोट परिवर्तन और अन्य मुद्दों की समस्याओं को हल कर सकती है। चूंकि सब कुछ बही खाता में जमा हो जाता है, मतदान अधिक पारदर्शी और प्रामाणिक हो सकता है। ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग बैंकिंग, मीडिया, दूरसंचार, यात्रा और आतिथ्य और अन्य क्षेत्रों जैसे विविध क्षेत्रों में किया जाता है। सारांश। पहला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य की प्राकृतिक बुद्धि को मशीनों में बदलने का प्रयास करती है और इस प्रकार उन्हें बुद्धिमान बनाती है। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम शामिल है जो डेटा का उपयोग स्वयं सीखने और भविष्यवाणियों करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP एक प्राकृतिक भाषा का उपयोग करने में बुद्धिमान प्रणालियों के साथ संचार की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट, आभासी वास्तविकता एक उपयोगकर्ता को आभासी परिवेश को दिखने, तलाशने और बातचीत करने की अनुमति देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई वास्तविक दुनिया में कर सकता है। नेक्स्ट, मौजूदा भौतिक परिवेश एक कंप्यूटर जनित अवधारणात्मक जानकारी का सुपर इम्प्लोजेशन ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाता है। नेक्स्ट, रोबोटिक्स को मुख्य रूप से रोबोट की डिजाइन, निर्माण सिद्धांतों और अनुप्रयोग से जुड़े विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, बिग डेटा में संबंध जानकारी में ज्ञान होता है और उच्च व्यावसायिक मूल्यों का हो सकता है। बड़े डेटा की 5 विशेषताएं हैं: आयतन, वेग, विविधता, साध्यता और मूल्य। नेक्स्ट, डेटा विश्लेषण डेटा सेटों की जांच करने की प्रक्रिया है ताकि उनमें निहित जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट, सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो भौतिक वातावरण से इनपुट लेता है और विशिष्ट इनपुट का पता लगाने पर पूर्व निर्धारित कार्यों को करने के लिए अंतर्निहित कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करता है और फिर इसे पास करने के लिए पहले डेटा को संसाधित करता है। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग दूरस्थ स्थानों पर स्थित संसाधनों को कहीं भी किसी को भी उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। क्लाउड सेवाएं एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा, एक सेवा के रूप में मंच में और एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर सास हो जाती है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी चेयर वाले ब्लॉक के एक साझा डेटा बेस का उपयोग करती है जहां कई कंप्यूटर पर डेटाबेस की प्रतियां मौजूद होती हैं।